जब तक मैं उसका चेहरा नहीं देखूंगी, मुझे उसकी मौत का यकीन नहीं आएगा। बासत की अब्बा, खुदा के लिए जाकर ले आओ उसको। मेरी बीवी रोते हुए मेरे पांव पकड़ रही थी और मेरा कलेजा था कि दुख से फटा जा रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बिठाया, साथ बिठाकर कहा था कि अगर वो कहीं पाकिस्तान में उसकी डेथ हुई होती तो उसको लाना आसान था। तुम्हारा बेटा सऊदी अरब में वफात पा गया है। उसको जिस दोस्त के पास भेजा था उससे कहकर अगर मैं वापस मंगवा भी लूंगा, मगर बासित की माँ मैयत के साथ वहां बड़ा बुरा सलूक करते हैं। सारे जिस्म को चीर फाड़ देते हैं और जिस्म में केमिकल भर देते हैं। मेरा दिल नहीं मानता। मेरा दिल करता है कि वो इतनी अच्छी जगह पर अल्लाह से जा मिला है तो उस खूबसूरत जमीन में ही दफन हो जाए। क्यों मरने के बाद भी अपने बेटे को इतना दुख देना चाहती हो? मैंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा हुआ था और उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो माँ थी ना, पागलों की तरह रो रही थी। उसका चेहरा देखकर मैं बेबस हो गया था। मैं मजबूर हो गया था कि मैं अपने बेटे को पाकिस्तान बुलवा लूं। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी खुशी आपसे शेयर करना चाहूंगी कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। मेरी उन तमाम बहनों का जिन्होंने मेरा साथ दिया, अच्छे अच्छे कमेंट करती रही, मुझे एडवाइस देती रही, मेरी स्टोरी को पसंद करती रही, मेरे उन तमाम बहन भाइयों का दिल से शुक्रिया मैं अदा करना चाहूंगी जिन्होंने इस मुश्किल सफर में मेरा साथ दिया। यकीन करें, मुझे इसकी बहुत जरूरत थी और हम लोग आपके बगैर कुछ नहीं होते। मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। आपका सबका शुक्रिया। अल्लाह करे आप अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। हम लोग जितनी भी मेहनत करते हैं, जब तक आप लोग हमारा साथ नहीं देते ना, हमारी मेहनत बेकार होती है। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा करे। आमीन। हमारी शादी को 5 साल हो गए थे, मगर अल्लाह ने हमें औलाद से नहीं नवाजा था। मेरी माँ को हमारी बड़ी फिक्र रहती थी। मेरी बहन भी कहती थी भाई दूसरी शादी कर लो, मगर मेरा दिल नहीं मानता था। मेरी बीवी बहुत अच्छी थी और मुझे उससे काफी प्यार भी था। पता नहीं क्यों मुझे अपने अल्लाह पर इतना यकीन था कि वो मुझे इसी से औलाद देगा। बहुत सारी मन्नतों, मुरादों और दुआओं के बाद अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाजा था। जब मैंने अपने खूबसूरत से बेटे को अपनी झोली में डाला था, तो वो लम्हा मैं नहीं भूल सकता। उसके छोटे छोटे हाथ मैंने अपनी आंखों से पकड़ कर लगाए थे। मेरी बीवी अपने बेटे को देखकर ये तक भूल गई थी कि उसका सी सेक्शन हुआ था। हमारे घर में खुशी का सामान था। मेरी माँ पोते के सदके वारी जा रही थी। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, मेरी उससे मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। हम दोनों मियाँ बीवी उसे अच्छे बुरे की तमीज सिखाते थे, उसे देख कर जीते थे। वो अपने बचपन में भी इतना समझदार था, इतनी अच्छी अच्छी बातें करता था कि मैं कितने ही लम्हे उसके चेहरे को देखता हुआ रह जाता था। जब वो बड़ा हुआ, जवान हो गया, तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। क्योंकि मैं समोसे की रेड़ी लगाता था, तो एक दिन कहने लगा, अब्बा हमारा ये जो घर है ये पुराने मोहल्ले में है और पुराना सा है, हम इसे बेच देते हैं और कुछ माँ के जेवरात से आप मुझे वीजा दिला दें और सऊदी अरब भेज दें। मैं चाहता हूँ कि हमारे ये मुश्किल हालात अब खत्म हो जाएं। मैं चाहता हूँ कि मेरा बाप भी एक बड़ी सी गाड़ी में बैठ के घूमे और हमारे पास भी शहर का एक अच्छा सा घर हो। मेरे बासत के बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे। फिर एक दिन हम सब ने मिलकर फैसला किया और हमने वो घर भी बेच दिया और मैंने अपनी सारी जमा पूंजी जमा की और जमा करके अपने दोस्त के पास अपने बेटे बासित को सऊदी अरब भेज दिया था। उसको भेजते हुए भी हमें बहुत दुख हो रहा था। यूं लग रहा था जैसे कलेजे का टुकड़ा हमारा हमसे अलग हो रहा था, मगर मजबूरी थी। उसका शौक भी था। मैं शायद उसको अपने से जुदा न करता, मगर वो कहता था, अब्बा मेरे बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं, मुझे पूरे करने दो। मैं कुछ साल बाहर रहूंगा, उसके बाद हमेशा आपके साथ रहूंगा। तो मेरा वो इकलौता बेटा था, तो मैंने फिर बहुत मुश्किल से अपने दिल को समझा लिया था। उसके जाने के कुछ दिन बाद हम मियाँ बीवी बहुत दुखी रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल लग गया था। उन्हीं दिनों में माँ का भी इंतकाल हो गया। ये दिन भी परेशानियों में गुजर रहे थे, मगर वहां जाते ही हमारी अल्लाह ने सुन ली। बासित का काम अच्छे से सेट हो गया था। मेरा दोस्त जो बहुत अच्छा इंसान था, उसने उसे अपने साथ रख लिया था और उसे काम भी दिलवा दिया था। एक दिन मेरा दोस्त मुझे कॉल करके कहने लगा, तुम्हारा बेटा बहुत समझदार है, एक बार ही बताते हुए काम समझ जाता है। उसकी बातें सुनकर मैं बड़ा खुश होता था। 2 महीने बाद ही मेरे बेटे ने अच्छे खासे पैसे भेज दिए और हम जो किराए के घर में रहते थे, कुछ पैसे एडवांस किराए के भी मैंने जमा करा दिए।
मेरी बीवी भी अब बहुत खुश थी। हाँ, बेटे का जुदाई का दुख जरूर सताता था, मगर उसके जाने के बाद हम अकेले हो गए थे। हमारा कोई आसरा नहीं था, क्योंकि वो मेरा इकलौता बेटा था। उसके बाद अल्लाह ने हमें और औलाद नहीं दी। काम के बाद जब भी वो शाम को वापस आता तो 2 घंटे हमसे वीडियो कॉल पर बात करता था। माँ कहती थी, बेशक खाना खाते रहो, अपना काम करते रहो, मगर वीडियो अपनी तरफ करके रखो कि मुझे तुम नजर आते रहो। मैं उसकी माँ को यह कहते हुए देखता रहता था। इसी तरह 6 महीने गुजर गए। उसने काफी सारी सेविंग कर ली थी। उसका काम भी अच्छा चल रहा था। अचानक एक दिन सुबह मेरे दोस्त का फोन आया। कहने लगा, तुम्हारा बेटा गिर गया है और चोट सर पर लगी है, हॉस्पिटल में है। वो लम्हा मेरे लिए कहीं क्यामत से बढ़कर था, कयामत केस था। पहले तो दिल कर रहा था कि अपनी बीवी को मत बताऊं, बहुत परेशान हो जाएगी, अल्लाह बेहतर करेगा। मगर फिर ख्याल आया उसकी तबीयत भी खराब हो जाएगी, मगर बताना जरूरी भी था। उसकी माँ थी, उसके लिए दुआ करती तो शायद उसकी जिंदगी बन जाए। मैंने कांपते हुए लहजे में अपनी बीवी को बताया था। उसने मेरी बात सुनते ही सुनकर रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, मुझे वीडियो कॉल पर दिखाओ, मेरा बेटा कहाँ है। मेरे दोस्त ने मुझे वीडियो कॉल पर हमें दिखाया। उसके सर पर पट्टियां लगी हुई थी। सर पर चोट लगने से खून सर के अंदर ही जम गया था। डॉक्टर कह रहे थे अगर ब्लीडिंग हो जाती तो बेहतर था, लेकिन ब्लीडिंग नहीं हुई और दिमाग में खून जम गया है। अगर बच भी गया तो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठेगा। 2 दिन से हम अपने बेटे के लिए दुआ कर रहे थे, उसके पास भी नहीं जा सकते थे। तीसरे दिन कॉल आई कि वो इस दुनिया में नहीं रहा। हम दोनों मियाँ बीवी धाड़े मार मार कर रोते रहे और मेरी बीवी कह रही थी कि उसे पाकिस्तान लेकर आओ, उसे लेकर आओगे तो मुझे उसकी मौत का यकीन आएगा। मैं उसे देखना चाहती हूँ, मैं आखिरी बार उसे छूना चाहती हूँ। मगर मैं जानता था कि जब मैयत को वापस लाते हैं तो वापस लाना आसान नहीं होता। लाते लाते भी बहुत दिन लग जाते हैं और वहां मैयत के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। उसके जिस्म की चीर फाड़ की जाती है और उसमें केमिकल भर के भेजा जाता है। मरने के बाद मेरे बेटे को कितनी तकलीफ होगी, इस बात से मुझे दुख हो रहा था, लेकिन बीवी को रोता हुआ नहीं देख सकता था। वो रोए जा रही थी और बार बार बच्चों की तरह जिद कर रही थी। कह रही थी कि मैं एक बार उसे छूना चाहती हूँ, एक बार उसका माथा चूमना चाहती हूँ, तुम उसे ले आओ। मैं आखिरी बार उसे देखना चाहती हूँ। मैं उसे इतना देखूंगी कि मैं उसे सारी जिंदगी के लिए अपनी आंखों में भर लूंगी। खुदा के लिए बासत के अब्बा उसे ले आओ। मैंने अपना हौसला पहाड़ जैसा किया था और अपने दोस्त को फोन किया कि मैं अपने बेटे को पाकिस्तान मंगवाना चाहता हूँ। बहुत ही मुश्किल के बाद 11 दिन लग गए। 11 दिन के बाद मुझे मेरे दोस्त का फोन आया कि आज जहाज पर डेड बॉडी भेज दी जाएगी, तुम जाकर रिसीव कर लेना। जवान बेटे की लाश जाकर रिसीव करना कितना दुख है मैं नहीं बता सकता। उसके लिए बड़ा हौसला चाहिए होता है और बेटा भी वो जो एक ही हो और इतना नेक हो। लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ एयरपोर्ट आया था तो मुझे उसकी बातें याद आने लगी। अब्बा, जब कमाऊंगा ना तो तुझे समोसे नहीं बेचने दूंगा। सफेद कपड़ों में बड़ी सी गाड़ी में काला चश्मा लगाए आप फ्रंट सीट पर बैठे होंगे और साथ में अम्मा होगी। उस दिन वापस आऊंगा मैं। कभी खड़े खड़े मैं रोना शुरू कर देता। कुछ लोग पास खड़े मेरी तरफ देख रहे थे कि इसे क्या हो रहा है। मुझे मेरे बेटे की हर बात याद आ रही थी और मेरी बर्दाश्त से यह दुख बाहर हो रहा था। मेरा एक छोटा भाई भी था जो मेरे साथ आया था। वो मेरे कंधे पर हाथ रख के मुझे हौसला देने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर के बाद बंद ताबूत में मेरे बेटे को हमारे हवाले किया गया था। उस ताबूत को इस तरह बंद किया गया था कि वो खोला नहीं जा सकता था, सिर्फ शीशे से उसका चेहरा देखा जा सकता था। मैं उसे देख रहा था और रो रहा था, जबकि मेरी बीवी की तो ख्वाहिश थी कि वो उसे छूना चाहती है, मगर अब तो वो उसे छू नहीं सकती थी, बस देख ही सकती थी। क्योंकि इतने दिनों से उसका इंतकाल हुआ था, इसलिए उन्होंने उसे ताबूत में मुकम्मल बंद कर दिया था, केमिकल लगाकर। मैं बासित को लेकर घर आ गया था। मेरे साथ खड़े लोग बार बार मैयत मैयत बोल रहे थे। मैयत आ गई है। मेरा तो ये भी हौसला नहीं पड़ रहा था कि मैं अपने बेटे को मैयत बोलूं। जनाजा हो गया। सब लोग अपने घरों को चले गए। आहिस्ता आहिस्ता घर खाली शुरू हो गया। सिर्फ हम दोनों मियाँ बीवी रह गए, एक दूसरे के दुख सुख का सहारा। अब आमदनी का कोई जरिया नहीं था।
جو پیسے باسط نے جمع کر رکھے تھے وہ ہم کتنے دن کھاتے۔ میں نے سوچا کہ میں پھر وہی سموسے کا کام کرتا ہوں جو مجھے آتا ہے۔ کافی دن کے بعد جب آج کام پر گیا تو پاؤں سوج گئے تھے۔ پریشان رہ رہ کر طبیعت کافی بگڑ گئی تھی، وہاں کافی دیر کھڑا رہنا پڑتا تھا۔ آج کام نہیں ہو رہا تھا مجھ سے، بار بار میرا سانس پھول رہا تھا۔ 2 دن ہی کام پر گیا تو بیمار پڑ گیا۔ اب شکر بھی ہو گئی تھی مجھے، میری بیوی بھی اکثر بیمار رہتی تھی اور میری بھی طبیعت خراب رہتی تھی۔ پھر ایک دن وہ آیا کہ جب ہمارے پاس پیسے بالکل ختم ہو گئے، میرے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں تھا، کام تھا تو صحیح مگر میں وہ کر نہیں سکتا تھا۔ اس مہینے گھر کا کرایہ نہیں دیا تو مالک مکان بھی غصہ کرنے لگا۔ میں بہت زیادہ مجبور اور بے بس ہو کر اپنے چھوٹے بھائی کے گھر گیا تھا۔ اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر التجا کی کہ مجھے کچھ پیسے ادھار دے دو، تو وہ آگے سے کہنے لگا، بھائی صاحب اگر میں آپ کو ادھار دے بھی دوں تو آپ چکائیں گے کیسے؟ کیسے واپس کریں گے؟ چلو میں کچھ پیسے دے دیتا ہوں، ویسے ہی رکھ لو، ادھار واپس مت کرنا، مگر اب روز روز یہ امید مت رکھنا کہ جب بھی آپ پیسے لینے آئیں گے تو میں آپ کو دوں گا۔ مجھے کل آپ کا مکان مالک ملا تھا جو آپ سے بہت ناراض ہو رہا تھا۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ دونوں میاں بیوی کسی اولڈ ہاؤس میں چلے جائیں؟ اب آپ کے آگے پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ وہاں نہ کوئی کام دھندا کرنا پڑے گا، نہ ہی کسی چیز کا فکر فاقہ ہوگا۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور کافی دیر تک مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ پھر میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے نکل آیا تھا۔ مجبور آدمی تھا، میرا دل تو چھوٹے بھائی نے بہت دکھایا تھا، مگر میں اس کے پیسے واپس نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں مجبور تھا۔ اس لیے ان پیسوں سے کچھ دن کا راشن لیا اور گھر آ گیا۔ اگلا پورا دن اسی پریشانی میں گزر گیا اور میری بیوی مجھ سے بار بار پوچھتی رہی کہ کیا بات ہے، مگر میں نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اگلی صبح میں گھر سے نکلا اور مسجد کے دروازے پر آ گیا، جہاں نماز پڑھ کر میں نے اللہ سے رو کے دعا مانگی اور وہی لوگوں کے جوتے صاف کرنے کے لیے بیٹھ گیا تھا۔ جیسے جیسے میں لوگوں کے جوتے صاف کرتا رہا، وہ جاتے ہوئے مجھے تھوڑے بہت پیسے دیتے رہے۔ کچھ لوگ تو اپنے محلے کے تھے، وہ مجھے جانتے تھے، میرے جاننے والے تھے، وہ میرے حالات سے بھی واقف تھے۔ ٹینشن، شوگر اور خون کی کمی سے میرا جسم موٹا ہو گیا تھا اور تھوڑا سا چلنے سے میرا سانس پھول جاتا تھا۔ شام کو جو تھوڑے بہت پیسے جمع ہوئے وہ میں گھر لے آیا اور بیوی کو دیے۔ اس نے پوچھا کہ یہ پیسے کہاں سے لائے ہوں، مگر میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں اسے کیسے لایا ہوں، بس یہ کہہ دیا کہ میں نے ایک کام شروع کیا ہے۔ دوسرے دن بھی میں نے ایسا ہی کیا، مگر میں اسے یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں یہ کہاں سے لاتا ہوں۔ اسی شام میرا بھائی گھر آیا اور کہنے لگا، بھابھی آپ نے اپنے شوہر کی حرکتیں دیکھی ہیں، ان کے کام دیکھے ہیں، یہ ہمیں بدنام کر رہے ہیں۔ لوگ مجھے آ کر تانے دیتے ہیں، میرا مذاق بناتے ہیں کہ تمہارا بھائی وہاں بیٹھ کر لوگوں کی جوتیاں صاف کرتا ہے۔ وہ کافی ساری باتیں بنا کر چلا گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم فکر نہ کرو، ہمارے پاس جو کچھ پیسے ہیں کل سے ہم ان کا سامان سے لا کر سموسے بنائیں گے اور میں گھر کے باہر رکھ کر بیٹھ جاؤں گا، شاید یہاں بھی کچھ بک جائے اور کچھ دیر تم بھی بیٹھ جانا۔ میری بات وہ خاموشی سے سنتی رہی، کچھ بھی نہیں بولی۔ کافی دیر جب اس کی طرف سے خاموشی رہی اور وہ ساکت بیٹھی رہی تو میں نے اسے ہلایا اور جب میں نے اسے ہلا کر دیکھا تو وہ نیچے گر گئی۔ وہ کب کی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ میری تو جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی۔ گھر کے سامنے والے لوگ مجھ پر ترس کھا کر کبھی کھانا دے جاتے تھے۔ میں اکثر سوچتا کہ اگر میرا کوئی بیٹا یا میری کوئی بیٹی ہوتی تو شاید میں اتنی مشکل میں نہ ہوتا۔ اب میں اس گھر کا کرایہ بھی نہیں دے سکتا تھا۔ پہلے تو میں اس گھر میں اپنی بیوی کی وجہ سے تھا، کیونکہ وہ میری ذمہ داری تھی، مجھے ہر حال میں وہ ذمہ داری نبھانی تھی۔ مگر جب وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میں اکیلا رہ گیا تو میں نے مجبور ہو کر اولڈ ہاؤس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ میں کما نہیں سکتا تھا۔ اپنے بھائی کے پاس جا کر کہا کہ مجھے اولڈ ہاؤس چھوڑ آؤ، تو میری بات سن کر وہ خوش ہوا۔ خوش ہو کر کہنے لگا کہ بھائی صاحب آپ نے بہت صحیح فیصلہ کیا ہے، ادھر ادھر لوگوں کے جوتے صاف کر کے ہماری بے عزتی کروانے سے بہتر ہے کہ آپ اولڈ ہاؤس چلے جائیں، وہاں بھی تو لوگ رہتے ہیں، حکومت نے وہ ہماری سہولت کے لیے بنایا ہے، میں آپ سے ملنے آتا رہوں گا۔ پھر اس نے اپنے بیٹے سے کہہ کر مجھے اولڈ ہاؤس چھڑوا دیا۔ اب میں وہیں ہوتا ہوں، میں نے اپنے جیسے ہم عمر کافی یار بنا لیے ہیں، میں وہیں اپنی زندگی کے دن پورے کر رہا ہوں اور تنہائی میں اپنی بیوی اور بیٹے کو یاد کرتا ہوں۔
ایسے خون کے رشتے ہونے سے تو نہ ہونے بہتر ہے. جس کو میری سٹوری پسند آئے پلیز لائک کیجئے، شیئر کریے اور پیارا سا